सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार प्रणाम जो लाइव देख रहे हैं। आज अपने राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला जो मैंने लिया है उसके बारे में आप सभी को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आयोजन किया है और क्यों किया ये भी आप सब लोगों के बीच में बताएंगे और बाकी सब मेरे प्रेस के बंधु यहाँ मौजूद हैं। इनके जो भी सवाल जवाब होंगे, क्वेरीज होगी, उनका जवाब दिया जाएगा। मैंने अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन, त्याग पत्र जो भी कहें वो भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जिला अध्यक्ष जी को प्रेषित कर चुका हूं। आज आपको सूचना देने के लिए यहां बुलाया है और 2 दिन पहले दिल्ली में आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर जी की जो है वो मैं विधिवत ज्वाइन कर चुका हूं इस्तीफा देने के बाद। पहले तो मानस ये था कि कोई बड़ी सभा करके ये सब कार्यवाही करी जाए, लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर जी अभी उनकी यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा, फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसे कांड हो जाते हैं कि उनको जाना पड़ता है, तो समय का थोड़ा सा नहीं बैठ पाया। और अब 30 तारीख को पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं, सब उसी में व्यस्त रहेंगे। 30 तारीख तक मेरी भी वहां जिम्मेदारी लगी है, किसी सीट पे वहां जाऊंगा। उसके बाद अगले महीने में अगस्त एंड तक एक कोई बड़ी सभा करेंगे, चंद्रशेखर जी को बुलाएंगे, आपके और सभी नेताओं को बुलाएंगे और विधिवत आपके सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैंने जो भाजपा से इस्तीफा दिया है उसके जो मुद्दे रहे हैं कई दिनों से, वो मैं आपके सामने एक बार संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त देश में है वो है पेपर लीक। 90 पेपर लगातार लीक हुए हैं भारत देश में, जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए गए। इसमें नीट 24, 23, 22, 21 लगातार 3 बार हुए, 25 में नहीं हुआ, 26 में फिर लीक हुआ, जिसके कारण 13 लोग, सिर्फ 26 के पेपर जो लीक हुआ नीट का, उसके कारण 13 लोगों ने आत्महत्या करी। और पूरे देश में सभी पेपर्स को लीक अगर गिन लिया जाए तो मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में मेरे देश के नौजवान जो भारत का भविष्य है उन्होंने आत्महत्या करी है। और इस मुद्दे को लेकर सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। नीट व अन्य कई तरह के पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। सीबीएसई में कॉपी जांच में घोटाला व गड़बड़ियां सामने आई। संवेदनशीलता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई केंद्र सरकार द्वारा। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जितने भी मैं बताने जा रहा हूं। इससे आहत होकर बड़ी संख्या में छात्रों, नौजवानों ने आत्महत्याएं की। इसके खिलाफ सोनम वांगचुक जैसे विज्ञानविद आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। देश के सभी विपक्षी राजनीतिक दल व हर क्षेत्र के विद्वान सोनम वांगचुक की जान बचाने की सरकार से अपील कर रहे हैं, किंतु सरकार अभी तक चुप है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न लेना भाजपा के इस नारे को खोखला साबित करता है। भाजपा बहुत जोर शोर से अपने नारों को प्रचारित करती है, व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा है। यहाँ एक व्यक्ति बड़ा हो गया संगठन से, पूरे देश से। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। और जैसा कि सुबह उठ के मैंने खबरें देखी, बहुत ही नाटकीय ढंग से सोनम वांगचुक का अपहरण कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, चद्दरों को चारों तरफ से ढक के पर्दा बना के, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई ना कोई उसकी इंसल्टिंग टाइप की पोजीशन, मारपीट की घटना भी की जा सकती है। और कहां लेके गए अभी तक पता नहीं है। ना उनके जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको बताया गया, ना उनके परिवार वालों को। ये एक मुद्दा है जिसके बारे में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर। दूसरा मेरा मुद्दा है अयोध्या में श्री राम मंदिर में आस्था पर भारी पड़ा घपला। तिजारा क्षेत्र से मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ रुपए का चंदा राम मंदिर के लिए गया। और अगर 1992 से देखा जाए, बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ था, तो 5 ईंट 5 रुपए के नारे से जब शुरू हुआ चंदा, उससे लेके आज तक तो अगर गिना जाए तो 50 करोड़ से ऊपर अकेले तिजारा विधानसभा ने, 50-100 करोड़ के लगभग चंदा तिजारा विधानसभा ने दिया है, तिजारा के क्षेत्र के लोगों ने दिया है। इसमें
मंदिर में आस्था रखते हुए तिजारा से आम जनता ने करोड़ों रुपए का चंदा दान में दिया। मंदिर बनते समय जमीन खरीद में घोटाला और उसके बाद चढ़ावे में चोरी हुई। इनके विरुद्ध जांच व कार्रवाई चल रही है, नतीजा आया भी नहीं है अभी। उससे पहले ही भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बेशर्मी से भरपूर बयान आने लगे हैं। कहते हैं कि मंदिर हमने बनाया है, हमारा है, हम लूटें चाहे खाएं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। सुना होगा, देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे खूब सारे ऐसे बयानों से मेरी खुद की और तिजारा के क्षेत्र के लोगों की मंदिर के प्रति आस्था को गहरा झटका लगा है, जो कि एक बहुत अटल आस्था हुआ करती थी, जिसके लिए हमने दान पुण्य किया। मैंने तो बहुत बड़ी राशि के रूप में किया, लेकिन जो इन्होंने किया वो गलत किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाज सैनिकों की शहादत को नकारा जाना। जब ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था तो संसद में हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हमारे एक भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। जो अब निकल के आ रहा है कि 7 सैनिकों की, 8 सैनिकों की, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं पत्रकार महोदय, कुछ सैनिकों की शहादत हुई। इसका मतलब कि जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, देश की रक्षा के लिए खड़ा है, उसकी शहादत का कोई मान सम्मान नहीं है। आपकी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। पार्टी ऊपर है, देश नीचे है। जबकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भाजपा को जिससे पहचान मिली, भाजपा को भाजपा बनाया, उनका एक कथन मुझे आज याद आता है जो संसद में उन्होंने दिया था कि कभी भी पार्टी प्रेमी मत बनो, पार्टी के अंधभक्त मत बनो। पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, देशभक्त बनो, देश प्रेमी बनो। तो ये सारा घटनाक्रम जो हुआ, ये देश के खिलाफ हुआ, पार्टी के पक्ष में हुआ। इसलिए मैं इस मुद्दे को भी साथ में रख रहा हूं। हमारे देश के रक्षा मंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समय लोकसभा में यह कहना कि हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है और अब शहीद सैनिकों के नाम सामने आना, यह दर्शाता है कि भाजपा का शहीदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह कहना कि सैनिक तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं, ने आग में घी का काम किया है। सेना में गरीब किसान और मजदूर का बेटा जाता है और यह वक्तव्य इनके सम्मान में गुस्ताखी है। मैं खुद भी किसान का बेटा हूं और गरीबों के बीच में ही रहता हूं, किसानों के बीच में ही रहता हूं, इसलिए मुझे खुद के आत्मसम्मान पर चोट महसूस हुई, इसलिए भी भाजपा छोड़ने का फैसला हुआ। उत्तर पूर्व में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने भारतीय बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। सरकार आज भी मना कर रही है। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सारे वीडियो आ रहे हैं कि चीनी सैनिक अंदर तक आके कॉलोनी गांव बसा चुके हैं। ये भी एक मुद्दा था कि आप अपनी सरकार बचाने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं स्थानीय मुद्दों पर। इसमें पहला मुद्दा है अलवर में बाहरी नेताओं को बढ़ावा देना। तिजारा अलवर में विधानसभा क्षेत्र तिजारा और लोकसभा क्षेत्र अलवर में बाहरी व्यक्तियों को टिकट दिया गया। आप सबके सामने है, कोई नई चीज नहीं है। इसके बावजूद हमने पार्टी का आदेश मानते हुए कार्यकर्ता की हैसियत से जी जान लगाकर प्रत्याशियों को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई। लेकिन कष्ट का अनुभव तब हुआ जब जनप्रतिनिधियों ने तिजारा अलवर की भूमि को पार्टी के नाम पर केवल चुनाव जीतने का साधन समझ लिया और उसी के अनुरूप कार्य करने लगे। इससे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, ये अलग बात है कोई सामने आके बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता, हिम्मत नहीं कर पाता, भारी निराशा और आक्रोश का भाव है एक एक कार्यकर्ता में। तो भारियों का विरोध हमको करना पड़ेगा, कर रहे हैं। अब आगे से मैं बताऊंगा एक बार ये पूरी होने के बाद। तिजारा विधायक का जनता से कटा होना व जनता के प्रति असंवेदनशीलता। तिजारा विधायक ने चुनाव जीतने के बाद यदि एक रात भी तिजारा की धरती पर सोया हो और विधायक इस बात को साबित कर दे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा उसी दिन कर दूंगा। अगर तिजारा विधायक चुनाव जीतने के बाद, जश्न मनाने के बाद, यहां से जाने के बाद एक रात भी तिजारा की धरती पर, विधानसभा क्षेत्र की जो धरती लगती है, उस पर सोया हो, प्रत्येक माह में मात्र 3 दिन, 1, 11 व 21 को 2-4 घंटे के लिए जनसुनवाई का दिखावा करने से जनता की समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। इन जनसुनवाइयों में भी जो समस्याएं आती हैं उनमें से 90% से ऊपर अनसुलझी रह जाती हैं, वो हम तक आती हैं। तिजारा विधायक को चुनाव जीते लगभग 2.5 वर्ष हो गए। यदि आज भी तिजारा विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के 20-30 गांवों के नाम व रास्ते नहीं बता सकता तो धिक्कार है ऐसा विधायक होने पर। इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं क्या चल रहा है।
और यदि आपके सामने मौखिक रूप से विधायक प्रत्येक ग्राम में से 5-10 व्यक्तियों कार्यकर्ताओं के नाम बता सकें तो भी मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। गांव वाइज 5 से 10 आदमियों के नाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके गिनवा दे विधायक, मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, उनके लिए रास्ता साफ कर देंगे। हर गांव में 5 से 10 आदमी बता दें अगर विधायक महोदय। ये मैं तिजारा की जनता को भी पढ़ के सुना रहा हूं कि मैंने अपने इस्तीफे में लिखी है सारी चीजें। विधायक द्वारा दलालों की फौज तैयार करना। विधायक ने तिजारा में दलालों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी है, इसमें हरियाणा और बहरोड तक के दलाल शामिल हैं। तिजारा में विधायक इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं। विधायक से मुलाकात नहीं हो पाने के कारण आम जनता को मजबूरी में इन्हीं दलालों के माध्यम से अपने रोजमर्रा के काम करवाने पड़ते हैं और दुखी मन से पैसा भी देना पड़ता है। ये हकीकत है, कटु सत्य है, आप सब लोग जानते हो। इन दलालों ने तिजारा में किसानों की विवादित जमीनों को औने पौने दामों में सौदे कर अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने हक में फैसला करवा लेते हैं और महंगे दामों में बेच देते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता तो बर्बाद होनी तय है। विधायक के आदमी किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ईमानदारी से कब्जे हो रहे हैं और कोई अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं है इसके खिलाफ शिकायत। विधायक का फोन आम जनता के लिए कैसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं है। आप फोन करते रहो, घंटी जाती रहेगी, या तो पीए उठा के कह देगा अभी बात नहीं हो सकती, या घंटी जाती रहेगी, आपका फोन नहीं उठेगा। इसी मामले में अगले पॉइंट पे बताता हूं। तिजारा में भ्रष्टाचार। तिजारा में भाजपा विधायक व प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा तिजारा में कोई अफसर, दफ्तर, थाना, तहसील ऐसा नहीं है जहां सरेआम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। अब तिजारा में 5-10 हजार रुपए की रिश्वत से पार नहीं पड़ती। कांग्रेस राज में हम कहते थे 10,000 होगी रिश्वत थाने की, अब लाखों में रिश्वत ली जा रही है। इस भ्रष्टाचार में टपुकड़ा, भिवाड़ी, कोट कासिम और तिजारा चरम पर है। कोट कासिम को भी शामिल कर रहा हूं मैं इसमें। इस मामले पर मैं थोड़ा सा और एक जोड़ना चाहता हूं। नामजद मेरे खिलाफ मानहानि का दावा जो करना चाहें कर सकते हैं। एक तो कोई जीतू है, जितेंद्र है शायद उसका नाम, लेकिन जीतू के नाम से सब जानते हैं। विधायक बालकनाथ की बुआ जी का लड़का है शायद, बुआ जी का या मामा जी का या ऐसा कुछ है। मैं इस दावे को नहीं कहता कि वो बुआ जी का ही लड़का है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी में है। इसको कुछ दिन पहले पैसे लेते हुए उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो बाबा ने उसको अपने से अलग कर दिया था, शायद जनता के दिखावे के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी पैसे मांगते हुए लेने की। ये कोटपुतली का रहने वाला है जीतू। अब ये वापिस से सारे वही काम संभालने लगा है जो पहले संभालता था। एक कोई राजा राम जी हैं, एक कोई जय भारत जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं। मेरा इनसे केवल एक सवाल है कि भाई आपकी तिजारा में मिल चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कोई खेती बाड़ी की 100-200 बीघा जमीन है, या कोई और आपका धंधा पानी तिजारा में ऐसा चल रहा है जिससे कि आप भिवाड़ी में 3 BHK 5 BHK फ्लैट लेकर रहते हैं। मुझे नहीं पता वो किराए पे ले रखे हैं या खरीद रखे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आप चल रहे हो। फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने में ही कितना पैसा लगता है, सब 55-60 लाख रुपए की गाड़ी आती है। फ्लैट अगर खरीद रखा है तो 2-2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट आता है। किराए पे ले रखा है तो 50-60 हजार 70 हजार रुपए महीने का उसका किराया। आपकी आमद क्या है? इन 3 आदमियों से, बाबा जी के माध्यम से, बाबा जी से भी मेरा सवाल है, ये जीतू, राजाराम और ये जय भारत जी, इन्होंने जो भिवाड़ी में फ्लैट रखे हैं, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां फॉर्च्यूनर टाइप की ले रखी हैं, इन गाड़ियों के खर्चे और ये फ्लैटों के खर्चे कहां से आ रहे हैं? जीतू तो बेनकाब हो चुका, नंगा हो चुका, उसकी तो रिकॉर्डिंग आउट हो गई थी पैसा मांगते हुए। और ये राजाराम जी हैं, कोई ये बहरोड के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये यहां भी विवादित जमीनें ढूंढते हैं, उसका सौदा करते हैं, एसडीओ पे दबाव बना के फैसला अपने पक्ष में कराते हैं, उसको महंगे दाम में बेच देते हैं। जय भारत जी के बारे में सुनाई में आता है कि ये सारे अधिकारियों से जो कलेक्शन होता है या किसी फैक्ट्री वाले से कोई कलेक्शन होता है, कुछ भी जो इनके 2 नंबर के किसी के काम कराते हैं, लेते हैं, उनका सबका कलेक्शन ये जय भारत जी देखते बताए। मैं नहीं कह रहा, जनता ही कह रही है। सरकारी वैद जी को अवैध वसूली करने के अधिकार मिल जाते हैं क्या? मैं तो एक बात बता रहा हूं कि ये 3 आदमी यहाँ फ्लैट लेके फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहे हैं, इनका खर्चा कहां से आ रहा है? या तो बाबा जी बता दे या ये तीनों बता दें।
इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आउट हो गई हैं, पैसे वसूलने की सारी चीजें हो गई हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बाबा जी, ये जो भाजपा के दलाल कहते थे कि बाबा जी है कि आगे ना पीछे के करेगो, ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो भाई इसके ऐसी औलादें हैं, जीतू जैसी, राजा राम जी जैसी, जय भारत जी जैसी, इन औलादों को पालने के लिए ये काम हो रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं कि विधायक अगर ईमानदार हो तो 5 पैसे की रिश्वत तहसीलदार, एसडीओ या एसएचओ ले ले। अब लाखों में ली जा रही है। इंतकाल चढ़ाने के लिए लाख रुपए तहसीलदार मांगता है, तिजारत तहसीलदार ट्रांसफर हो गया, उसका अच्छे दिन थे जो उसका ट्रांसफर हो गया, वरना उसका भूत बनाते हैं हम मार मार के। सोमवार को तहसील परिसर में हमने कह दिया था और वो तो सोमवार को 10 बजे ही चार्ज देके भाग गया। मेरे पास था 1-2-3 केस ऐसे जिसमें रिश्वत मांग रहा था इंतकाल चढ़ाने के, और मैंने कहा था कि सोमवार को मेरा दिन है, शुक्रवार तक तेरा दिन है, इंतकाल चढ़ा देना, सारे आदेश होने के बावजूद, लेकिन भाग गया। अब नया तहसीलदार आया, इसको तो क्या कहे बेचारे को, आने तो काम संभालने तो देखते। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है इंतकाल के 1-1 लाख रुपए। बाबा जी का हिस्सा नहीं होगा साहब, तो अकेला तहसीलदार की इतनी औकात नहीं है 1 लाख रुपए डकार जाए इंतकाल के, 1-1 लाख रुपए। बाबा जी उसको चूर्ण चबा रहा है, हाजमे की गोली दे रहा है, हाजमोला की गोली दे रहा है कि तू हजम कर जा, मैं बैठा हूं, मेरा हिस्सा पहुंचाता है। इसमें एक मुद्दा अभी थोड़ा सा मैं बोल दूं, फिर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तिजारा में अनुसूचित जातियों व अल्पसंख्यकों के साथ पुलिसी अत्याचार, इसमें बहुत आपको ज्वलंत मुद्दा है, अभी ताजा है। ग्राम झिवाणा का नाबालिग लोकेश मेघवाल प्रकरण। इस पूरे प्रकरण में लोकेश के साथ सभी कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर भिवाड़ी पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है वह राक्षस राज की याद दिलाता है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी विधायक खुद उसके घर जाके आया है, उसके घर वाले उससे मिले, वह एसपी को होने के बावजूद इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दी जा रही है। एफआईआर के नोटिस उसके घर आ गए हैं लोकेश के। इस प्रकरण में एफआईआर के लिए भी धरना देना पड़ा था, आप लोगों को खूब अच्छे से याद होगा। ऐसे ही कितने ही केस है अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी, जमीनों पे कब्जे करवा दिए, अल्पसंख्यकों की जमीनों पे कब्जे हो गए। इससे साबित होता है कि हाल विधायक व सरकार के रहते गरीबों के लिए न्याय उपलब्ध नहीं है। यह भी एक बड़ा कारण रहा है मेरा भाजपा से मोह भंग होने का। एसपी को एक एक चीज पता है, 4 बार तो हम मिले हैं एसपी से, उसने सारी चीज बताई है, ऐसे ऐसे हुआ है, वो खुद भी मान रहा है इनको दोषी, फिर पुलिस एफआईआर कैसे दे सकती है? सिर्फ 5-10 लाख रुपए किसी को खिला दो और जो पुलिस वाले फिर अगली बार किसी का थाने में बलात्कार करेंगे, किसी महिला को लाके बाहर की को, या लोकल को, या एससी की, या एसटी की, या अल्पसंख्यक महिला को थाने में ले जाएंगे, उसके साथ बलात्कार करेंगे, उसके घर 20 लाख दिएंगे कि साहब एफआईआर लगा दो, राजीनामा हो गया। उसके बाद थाने में वेश्यावृत्ति के अड्डे चलेंगे, जो शिकायत करेगा उसके घर 20-30 लाख रुपए पहुंचाएंगे कि साहब राजीनामा हो गया, मुकदमे में एफआईआर लगा दो। एसपी का जमीर मर चुका है क्या? उस लड़के की फोटो मैं आपको दिखाऊं, उसकी गुदा की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पेट्रोल भर के उसमें इतने बड़े बड़े घाव, और एसपी कहता है कि उनका राजीनामा हो गया इसलिए एफआईआर दे रहे हैं। तो पैसे वाला किसी की चलती बहन बेटी को भी उठा सकता है जिसके पास 200-400 करोड़ रुपए हैं, और वो उसके साथ 10-5 दिन बलात्कार कर सकता है और फिर बाद में उसको 10-20 करोड़ रुपए देकर राजीनामा कर सकता है। इसलिए हम ये मान लें, आंख बंद कर लें बटेर की तरह या मुर्गे की तरह, कि भाई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है तिजारा में। धिक्कार है ऐसे एसपी का एसपी कहलाना। उसको इस कुर्सी पे 1 मिनट नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए कांटे की कुर्सी होनी चाहिए। ईमानदारी का ढोंग कर रहा है हर अधिकारी। हमसे वादा किया था 307 लगाएंगे, लगाने के लिए डायरी काट दी गई है। इससे झूठा पुलिस अधीक्षक नहीं आया इस तिजारा अलवर। करवाओ बलात्कार, उठवाओ लड़कियों को गांवों से भी, और पैसे देके राजीनामे करवाओ, कह दो बलात्कार हुआ ही नहीं, राजीनामा हो गया। बेशर्मी की भी हद है। शर्म प्रूफ अधिकारी, प्रशासन और नेता हो गए, पार्टी हो गई है। क्या कानून व्यवस्था रह गई तिजारा की? तिजारा में ढहती हुई कानून व्यवस्था, हालांकि बहुत कुछ आ गया है इसमें,
तिजारा विधायक ने चुनाव के समय वादा किया था कि अपनी मोटरसाइकिल को रात में सड़क पर छोड़ देना, सुबह वहीं खड़ी मिलेगी। कहा था आप लोगों के सामने। अब हालात ये कि आमजन की मोटरसाइकिल घरों तक में सुरक्षित नहीं है। किसानों की बोरिंग, मोटर, डोरी, फव्वारे, किसी गांव में चले जाओ आप, हर गांव में फव्वारे, डोरी, मोटर, स्टार्टर, कुछ सुरक्षित नहीं है। और ऊपर से और क्या, कोड और कोड में खाज क्या, किसान ही केवल बिजली चोरी करता है इस देश में। जो एक्शियन, एससी, एईएन जो भिवाड़ी में बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए की मंथली फैक्ट्री वालों से लेते हैं, उद्योगों से, और जो करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी बिजली की हर महीने हो रही है, और जो ऊपर तक पहुंचाए जा रहे हैं थैले के थैले, वो चोरी नहीं है, क्योंकि वो सफेद कॉलर, व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन है और वो हिस्सा दे रहे हैं। किसानों को भी 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए दे आना चाहिए विधायक के उसमें जाके, वो दड़बे में क्या नाम है उसका, वो रोहतक के पास क्या बना रखा है इसने, वहां जाके चढ़ाया, अपनी पर्ची कटवाया और दिखा दिया करो कि साहब हमारे यहाँ वीसीआर मत कटवाया करो, भेजा करो कटवाने के लिए। आप उद्योगपतियों से ले रहे हो, हमसे भी ले लो जो हमारी औकात है, लेकिन सारी वीसीआर कटेगी किसानों की। दिखाना है ना कानून का राज चल रहा है, किसानों पे चल सकता है, गरीब पे चल सकता है डंडा। बेरोजगारी, तिजारा विधानसभा में राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी होने के बावजूद युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है। विधायक ने चुनाव के समय युवाओं से वादा किया था कि उद्योग में क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उनका भी उद्योगपति शोषण करते हैं, वे पूरी मजदूरी नहीं देते। आप लोगों ने देखा होगा, सभी पत्रकार बंधुओं ने, आज से 1.5-2 महीने पहले हर तीसरी फैक्ट्री में हड़ताल थी, आंदोलन था, अपने मिनिमम वेजेस की मांग को लेकर। मिनिमम वेजेस भी फैक्ट्रियां नहीं दे रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियों में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं आपको, तो वहां क्या शोषण के लिए, गुलामी के लिए जाएं? या तो सरकार ये कह दे कि जो मिनिमम वेज का कानून सरकार ने बनाया वो गलत बनाया, या सरकार ये कह दे कि उद्योगपति गलत कर रहे हैं, मिनिमम वेज अगर नहीं देते हैं किसी मजदूर को। तो वेज का मतलब मजदूरी, मिनिमम मजदूरी सरकार ने तय कर रखी है कि इतनी मजदूरी फैक्ट्री वाले को देनी ही पड़ेगी मजदूर को, लेकिन वो नहीं देते। कानून खुद सरकार ने बनाया और फिर बाद में जब मजदूर आंदोलन करते हैं तो सरकार उद्योगपति के पक्ष में खड़ी हो जाती है, उनकी पुलिस लाठी मारती है, मजदूरों को लाठी मारती है। अब मेरा अंतिम मुद्दा है भिवाड़ी में जल भराव, टोल टैक्स की विकट समस्या। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों भाजपा प्रत्याशियों ने भिवाड़ी की जनता से वादा किया था कि इन दोनों समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन अभी तक परिणाम शून्य है। भिवाड़ी के कुदरती पानी का कुदरती बहाव हरियाणा की तरफ जाता है, तो वो कैसे रुकेगा? केंद्र, राजस्थान और हरियाणा तीनों जगह भाजपा की सरकार होते हुए भी इस समस्या का निदान ना हो पाना जनप्रतिनिधियों की तिजारा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। टोल टैक्स भिवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थापित है, जबकि नियम स्पष्ट है कि नगर निकाय की परिधि में टोल टैक्स का नाका नहीं हो सकता। नागरिकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के पश्चात भी जनप्रतिनिधियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अब उच्च न्यायालय ने जाके आदेश दिया है कि इसको हटाया जाए 4 महीने के अंदर। मुझे लगता नहीं 4 महीने में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां अच्छा शोषण करने को मिल रहा है, खून चूसने को मिल रहा है। वहां डेली का कलेक्शन टोल टैक्स के ठेकेदार का आ रहा है करोड़ों रुपए, वहां से हट जाएगा तो आ जाएगा 50 लाख रुपए पे। उस करोड़ों रुपए में सबको बंदर बांट और टॉफियां, मिठाई बांटी जा रही है, तो क्यों हटवाएंगे ये? जब राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए हाई कोर्ट को अवमानना का केस सुनना पड़ रहा है और सरकार कह रही है कि हमारी तैयारी नहीं है अभी। पंचायत चुनाव में राजस्थान की सरकार को जनता जवाब दे देगी बहुत अच्छे से। तो मेरी मांग है, मैंने इस्तीफे में अपनी मांग रखी थी कि मैं ये मतलब मुद्दा उठाया था कि भाई टोल टैक्स और पानी वाला जो मामला है। अब आता हूं मैं अंतिम मुद्दे पर, तिजारा में जो तोड़फोड़ हुई। रोड चौड़ा करना, सरकार अपनी जमीन पर कब्जा ले, रोड चौड़ा करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें हुआ क्या है? तिजारा में सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए के मकान व दुकान तोड़ दिए गए हैं। इनमें वो दुकान और मकान भी शामिल हैं जिनके पास नगर पालिका द्वारा विधिवत रूप से पट्टे जारी किए गए थे, वो पट्टे मौजूद हैं उनके पास। तो या तो नगर पालिका तिजारा जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, या पीडब्ल्यूडी जो गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी है, एक सही है और एक गलत है। मेरा सवाल था सबसे, जब मैं लाइव आया था, जब भी पूछा था, बाबा जी ये बताओ, माननीय भूपेंद्र जी ये बताओ, पीडब्ल्यूडी सही है कि
नगर पालिका सही है। अगर पीडब्ल्यूडी सही है तो नगर पालिका ने गलत पट्टे कैसे दिए, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आपने गरीबों के तो दुकान और मकान तोड़ दिए जो हजारों करोड़ रुपए के बने थे। एक भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि वो तो मंथली पहुंचा रहे हैं। और अगर नगर पालिका ने पट्टा सही दिया था तो पीडब्ल्यूडी ने किस अधिकार से वो दुकानें और मकान तोड़ दिए? उस पर भी भेदभाव इतना है। अब एक और ज्वलंत मुद्दा, ये दुखती ना सही है, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं अब, इस पर भी भेदभाव इतना है कि जहां पर विधायक के दलालों की या सरकारी कार्यालयों की इमारतें हद में आई, उन्हें छुआ तक नहीं गया, उन्हें बख्श दिया गया। कोर्ट परिसर, डाकखाना, बिजली घर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डीवाईएसपी कार्यालय, ये सब 40 फीट के जद के अंदर आ रहे हैं। इनकी किसी की एक ईंट तक नहीं हिलाई गई। और इससे आगे जो बाबा के दलाल हैं, उनकी दुकानें आती हैं, वहां 30 फुट लिया जा रहा है। इस देश में कानून ये चल रहा है, यू शो मी द फेस, आई विल टेल यू द लॉ। शक्ल देख के मैं कानून बताऊंगा। मेरा आदमी है तो कानून 30 फुट का है, मेरा विरोधी है, मेरे साथ का नहीं है तो कानून 40 फुट का है। जिसको अपने देसी में कहते हैं शक्ल देख के टीका करना। ये चीज इस तिजारा में चल रही है। आम आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है एक मकान बनाने में और उसका आशियाना उजाड़ दिया गया, उन्हें बख्श दिया गया। आदमी बेचारा विकास के नाम पर, आम आदमी विकास के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। कहीं 40 फीट, कहीं 30 फीट चौड़। ये कैसी संवेदनशीलता है? बताओ, कोई तो जवाब दे। सरकार दे, विधायक दे, प्रशासन दे, अधिकारी दे। भाई संवेदनशील सरकार चल रही है आप लोगों के कहने के अनुसार, तो ये कैसी संवेदनशीलता है? जनता के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। उपरोक्त सभी समस्याओं को लेकर जब आमजन, बस अब फिनिशिंग पे है मेरा, आमजन विधायक से मिलते हैं तो विधायक बड़ा रूखा सा जवाब देते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता तो काम करता। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं काम कैसे करूं? ये कई जगह जवाब दिया है सवालों का। मतलब विधायक ने गांव तक में कही है ये बात, गांव के चौपाल तक पे कही है ये बात विधायक ने। महोदय, ये मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखते हुए मैंने ये बात कही है। महोदय, तिजारा की जनता के हाथ में तो मात्र भाजपा प्रत्याशी को जिताना था, जो उन्होंने बखूबी कर दिया। अब ये तो पार्टी या विधायक बताए कि किसने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था और क्यों नहीं बनाया गया। तिजारा विधायक ने चुनाव, या तो पार्टी झूठ बोल रही है कि विधायक झूठ बोल रहा है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, या पार्टी ने वादा खिलाफी की है मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके और चुनाव के बाद उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। या तो पार्टी स्पष्टीकरण दे। भाई तिजारा ने तो अपना काम कर दिया। या फिर सबसे बड़ी कांड ये है इसमें घोटाला कि तिजारा के विधायक ने चुनाव के समय तिजारा की जनता को झूठ बोलकर उसकी वोट को ठगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे वोट दो, ये कहकर तिजारा की जनता की वोटों को ठगा। ठगाई कहेंगे इसको, झूठ बोलकर वर्ग लाकर वोट लेना। श्रीमान जी, यदि तिजारा विधायक सही और सच्चे और सही तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं तिजारा विधायक को अगला चुनाव फिर से तिजारा से लड़ने की चुनौती देता हूं। यदि जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पार्टी को भी विधायक महोदय को तिजारा से ही चुनाव लड़ाना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लड़े विधायक जी, मेरा स्वागत, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। मेरा चैलेंज है, बाबा बालकनाथ तिजारा से विधायक चुनाव लड़े, अगला जीत के दिखाए। ये अलग बात है, इस बार मैदान में हम भी होंगे। और इस बार मामन जैसे निकम्मे, झूठे, जो अपने औलाद पर झूठे हाथ रख के कसम उठा सकता है और फिर हट सकता है, ऐसे लोगों का कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा, उनको सामने आने नहीं दिया जाएगा। श्रीमान भाई साहब, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आप श्रीमान से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अवगत कराने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन आप दोनों ही महानुभावों द्वारा मिलने का समय नहीं दिया गया। ये मैं इसलिए लिखा है कि मैंने ईमानदारी से कम 6 से 7 बार मुख्यमंत्री से समय मांगा, 6 से 7 बार प्रदेश अध्यक्ष से समय मांगा। कई बार तो जवाब ही नहीं आया, कई बार जवाब आया कि आपको समय बताया जाएगा, वो आज तक नहीं बताया गया। उसके बाद हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पत्रकार महोदय के प्लेटफॉर्म पे वार्ता करके और अपने लाइव आके इन चीजों को उठाना शुरू किया कि पार्टी शायद हमको बुला ले बात सुनने के लिए। फिर भी पार्टी ने हमारी नहीं सुनी, नहीं बुलाया। तो अंतिम बात ये थी कि तिजारा की जनता को इस तरीके से उजड़ते, लुटते, बर्बाद होते, तबाह होते मैं नहीं देख सकता,
क्योंकि मेरा जन्म तिजारा का है, मैं तिजारा का बाशिंदा हूं, मेरे सब चाचा ताऊ हैं, भाई भतीजे हैं, माताएं बहनें हैं, काकी ताई हैं, बहनें हैं, सब है। मैं इस तिजारा की दुर्गति नहीं देख सकता, इसलिए पार्टी का भक्त ना बन के मैं अपने तिजारा का और इस देश का भक्त बनूंगा, देशभक्त रहूंगा, भगत सिंह के कदमों पे चलूंगा और उस विचारधारा पे काम करूंगा जिसमें तिजारा आबाद होगा, तिजारा बसेगा और तिजारा उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। उसके लिए मुझे एक ही रास्ता दिखा था, वो पीछे आपको दिख रहा है, बता देंगे। पार्टी के किसी फोरम पे मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब जाके मैंने इस्तीफे का फैसला किया। इन सभी मुद्दों के कारण जब मेरा मन अत्यधिक व्यथित और खिन्न रहने लगा तो मैंने स्वयं को भाजपा परिवार से अलग करने का निर्णय लिया। अतः मैं आज भाजपा की सक्रिय सदस्यता व मूल सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। श्रीमान भाई साहब, मेरी लड़ाई तिजारा के मुद्दों को लेकर पहले कांग्रेस से थी, वह आज से भाजपा से है। इसके लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। इसकी प्रतिलिपि मैंने मुख्यमंत्री महोदय को और जिलाध्यक्ष महोदय को भी दी है। आप सब लोगों को मैंने इस्तीफे की प्रति दे दी है। ये आज से 2 दिन पहले इस्तीफा मैंने प्रेषित कर दिया था और 2 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में आजाद समाज पार्टी काशीराम भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर ली है और जल्दी ही उनके दल की तरफ से हमको एक चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, वहां जाएंगे उपचुनाव में और 30 तारीख के बाद आप लोगों से फिर से रूबरू होंगे और आपको एक नई सूचना देंगे कि भाई चंद्रशेखर जी तिजारा में कब आ रहे हैं। उस मौके पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा जो तिजारा में आज तक हुई सभी सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस दिन मुझे बता देना। अगर उन सभी सभाओं का रिकॉर्ड नहीं टूटे, मेरी खुद की सभाओं का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नहीं टूटे तो मुझे बताना। अब लास्ट में, अंत में मैं एक और भेदभाव जो तिजारा की जनता के साथ किया जा रहा है सरकार द्वारा, विधायक द्वारा, क्यों किया जा रहा है, इसका सवाल आप पूछ लेना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं पत्रकार महोदय से। हमारे एक किसान है सिलारपुर से कृष्ण यादव, हुसिंगपुर से टेकचंद मेघवाल, जगदीश मेघवाल और एक लालाराम यादव, जो सिलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक्वायर हुई है जमीन, रिको ने ली है, वहां पर रिको ने अपनी दीवार बना दी। तो मेरा पहला सवाल तो सरकार से, रिको से, सभी से, प्रशासन से यही है कि ये कोई बनिए की जमीन है क्या? रिको सरकार की एजेंसी है, सरकार के लिए उद्योगों को विकसित करने का काम करती है। तो जिन किसानों के खेत उस डोले पे लग रहे हैं, उन किसानों को क्या रिको हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली है, जो हेलीकॉप्टर से उठा के अपने ट्रैक्टर को और उन खेतों में लैंड करा दे और अपने खेती बाड़ी का काम कर ले? रिको को दीवार करने की क्या आवश्यकता है? रिको ने 20 फुट छोड़ के अपनी रोड बनाई है, बाकी में प्लांटेशन किया हुआ है। तो प्लांटेशन आप करिए, उसका रखवाली रखिए, लेकिन किसानों को अगर खेत में नहीं जाने दिया जाएगा तो किसान कैसे खेती करेगा? रिको का इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत बड़ा है, सैकड़ों बीघा में, हर बार इतना घूम के कौन सा किसान आएगा? अच्छा, यहां तक होता, सबके साथ ऐसा ही होता, तब भी समझ में आती। ये कानून सिर्फ इन 4 किसानों के लिए बने हैं, कृष्ण यादव, टेकचंद, जगदीश और लालाराम, और उद्यमीराम पोसवाल जो पूर्व विधायक प्रत्याशी, विधायक चुनाव में प्रत्याशी रहे। उनकी जमीनों को तो रोक दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं कि आप रिको की जमीन में से अपने खेत में जा रहे हो, आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। लेकिन जो विधायक के मुंह लगे दलाल हैं, वो वहीं पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं उसी रिको की अड़ती हुई जमीन से, और रिको की सड़क से उनको वहां पर सड़क बनाने की अनुमति किस आधार पर दी गई? अनुमति दी नहीं गई है, मैं तो साफ कह रहा हूं। वो दादागिरी से वहां से रिको की सड़क से अपनी जमीन तक, जहां अवैध प्लॉटिंग हो रही है, वहां तक सड़क बनाकर ले आए हैं। लेकिन उस जगह रिको के अधिकारियों के मुंह में दही जम जाता है। वहां पहुंच के जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं अभी दही की लस्सी बना रहे हैं हम मुंह में, जब पी लेंगे, जब बात करेंगे। मेरा तो सीधा सवाल है रिको के अधिकारियों से, बाबा बालकनाथ से, कि आपके दलाल, आपके चेले, आपके चमचे, आपके जो भी हैं, उनकी जो अवैध प्लॉटिंग है उस पर भी रास्ता रिको की जमीन तोड़कर, दीवार तोड़कर मिल रहा है, तो रिको मुकदमा दर्ज नहीं करा रही है। और जब किसान अपने खेत में जाने के लिए वहां से निकलता है तो किसान के खिलाफ FIR दर्ज होती है।
उद्यमीराम पोसवाल की अलग जमीन है, बिल्कुल सब रास्ता अलग है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां की जा रही है कि नहीं ये मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसकी तो जमीन कन्वर्ट होनी ही नहीं चाहिए। उसने बेचारे ने एप्लीकेशन लगा दी, फीस भर दी, पैसा, उसको पट्टा नहीं जारी होने दे रहे कि ये पैसा कमा लेगा तो आगे फिर से देगा चुनाव में, मुझे विचारधारा मिलती नहीं है। तो उद्यमी के साथ जो अवैध काम हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है वो उद्यमी के साथ भी हो रहा है, औरों के साथ भी हो रहा है जो विरोध में रहे, खिलाफत में रहे। लेकिन ये तो बेचारे साधारण किसान है, कृष्ण यादव, टेकचंद मेघवाल, जगदीश मेघवाल, लाला राम यादव, ये कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये कौन सा बाबा बालकनाथ की धोती खींचने वाले हैं पकड़ के? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है रिको, और बाबा बालकनाथ मठ में बैठकर एयर कंडीशन में आराम से मस्ती कर रहे हैं। कोई संवेदनशीलता कोई है ही नहीं किसी चीज, संवेदनशीलता और बेशर्मी, शर्मो हया यहां के जनप्रतिनिधियों और यहां की सरकार के लिए ये बेमानी हो चुके हैं। शर्महीन ये लोग हो चुके हैं, यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की सरकार शर्महीन। इनके लिए कोई शब्द मायने नहीं रखता। मैंने मेरी बात पूरी करी। अब आप लोगों के सवाल, और प्रधान जी अगर कोई दो बात अपनी रखना चाहें, गुरु जी रखना चाहें। ये श्री भगवान प्रधान जी हैं, हीरो होंडा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष हैं, पहली बार हीरो होंडा फैक्ट्री में यूनियन बनाने वाले, एक देश के प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पैसे वाले के खिलाफ यूनियन बनाना अपने आप में पाकिस्तान जीतने बराबर था। और जी हमारे महेंद्र सिंह यादव, एक्स बीईओ रिटायर्ड, जो आज रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारियों का जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के 2-3 रिश्तेदारों के नाम लिए, आपके अनुमान से कितना पैसा कलेक्शन होता होगा? क्योंकि आप तिजारा विधानसभा के अच्छे बड़े नेता रहे, पूर्व मंत्री भी रहे आपके पिताजी, तो कितना पैसा वसूल किया जाता होगा? अब साहब ये मेरे को बता देते तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो ये बता सकता हूं कि इससे पहले वाले तहसीलदार ने काल के 1 लाख रुपए मांगे थे। मैं तो ये बता सकता हूं कि वो रिकॉर्डिंग है वो आपको भेज दूंगा, जो जीतू की रिकॉर्डिंग हुई थी, इतने पैसे दे दो ये काम आपका हो जाएगा, उसमें आप देख लेना कितने कितने मांगते हैं। आप अंदाजा इस बात से लगाओ ना कि फॉर्च्यूनर मेंटेन करना खरीद के, और 3 BHK 5 BHK जो भिवाड़ी के पॉश बिल्डर हैं उनकी सोसाइटी में फ्लैट लेके रहना, किस धंधे के पीछे चल रहे हैं? कौन सी भिवाड़ी में कोई फैक्ट्री चल रही है तो बता दे मुझे, मैं बिना शर्त माफी मांगूंगा उनसे कि भाई आपकी ये फैक्ट्री चल रही है भिवाड़ी में, इसलिए आपने भिवाड़ी में फ्लैट ले रखा है, इसलिए आप भिवाड़ी में महीने में 25 दिन रहते हो, इसलिए आप यहाँ फॉर्च्यूनर से चल रहे हो। बिना शर्त माफी मांग लूंगा मैं, पैर पकड़ के। गलती पे माफी मांगने वाला इंसान होता है, लेकिन गलती पे माफी ना मांग के उसको डराना धमकाना, उसका प्रताड़ना करना, वो गुंडा होता है। तो अब गुंडागर्दी का चक्र चलेगा जैसे संदीप का चला था हमारे ऊपर। तो अब 30 तारीख के बाद ये उपचुनाव जो हो लेंगे, आप देखोगे कि हम सड़क पर ही मिलेंगे, और सड़क पर हर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, हर इस मुद्दे को उठाया जाएगा जो मैंने अभी मुद्दे रखे हैं। 2.5 साल हमने हर मंच पर प्रयास किया, भाजपा पार्टी को भी, विधायक को भी मैसेज देने के लिए, जनता को, प्रशासन को, लेकिन किसी ने कोई बात हमारी सुनी नहीं, कहीं कोई उस पर कार्रवाई हुई नहीं। आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के और बहुत सारी चीजों के, जिम्मेदारी के साथ लगाए। तो आपने क्या कभी अपने पार्टी के, आपको उस टाइम पार्टी में थे विधायक या सांसद से इस तरह की बात बताई कि इस तरह की चीजें हो रही है, अवगत कराया? सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे पर्सनली समय लिया गया, समय नहीं मिलता है। मैंने बताया मुख्यमंत्री जी का 7 से 8 बार समय लिया कि हर बार जवाब आता था वापस कि आपको समय दिया जाएगा, लेकिन समय नहीं दिया। और प्रदेश अध्यक्ष महोदय के यहाँ फोन करो तो अभी तो मैं फलानी जगह हूं, मैं आके आपको सूचित करता हूं, आपको समय दिया जाएगा, अभी मैं फलां जगह हूं, सूचित किया जाएगा समय। आखिर में कोई एक ही काम तो है नहीं मेरे पास कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पे माथा रगड़ते रहे और प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे पे जीप रगड़ते रहे कि साहब मैं बीजेपी में हूं और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है जनता जिंदगी की, कि जब तक आप नहीं मिलोगे मेरे तो रोटी गले से नीचे नहीं उतरेगी। 2.5 साल का समय बहुत बड़ा होता है। 2.5 साल में कितनी बार प्रयास किया होगा मैंने मिलने का, और कितनी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बताया कि क्या क्या चल रहा है। अभी जल्दी ही दिखाए चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो आईना दिखाएंगे तिजारा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। मतलब रणनीति रहेगी, चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी द्वारा, इस पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा और बताएंगे कि भाजपा की क्या बखत रहती है तिजारा में। तिजारा, टपुकड़ा, कोटकासी, मुंडावर, किशनगढ़, पूरे जिले में चुनाव लड़ेंगे। ये सैंपल होगा
भाजपा के लिए। पूरे राजस्थान में जब भी कोई विपक्षी भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो जिले का नाम लेके बोलेगा कि खैरतल तिजारा ने जैसा करके दिखाया है वैसा हश्र पूरे राजस्थान में। आप कोई बड़ी रैली की बात करें तो जो रैली होगी वो आपकी सदस्यता को लेकर होगी या एक परिवर्तन, क्या सदस्यता मैं ले चुका हूं। मैं आपको लोगों को सोशल मीडिया पे और आपके पर्सनल नंबर पर मैं फोटो शेयर कर दूंगा। रैली का मुद्दा क्या रहेगा आप कह रहे हैं? रैली का मुद्दा पंचायत चुनाव का बिगुल, भाजपा सरकार की विफलताएं जनता के सामने लाना, कमजोर, गरीब, दबे कुचले, शोषित लोगों के खिलाफ हो रहे अन्याय को उठाना और ये बताना कि अब हम एयर कंडीशन कमरों में बीजेपी की तरह नहीं बैठेंगे, हम सड़क पर रहेंगे। ये उस दिन के लिए बिगुल होगा, उस दिन कि आज के बाद 2.5 साल, आने वाले 2.5 साल जो है वो सड़क पर निकलेंगे हमारे, चाहे लाठी खानी पड़े चाहे लाठी मारनी पड़े। इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन आपकी पार्टी ने 3 साल पहले पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं निकल पाई, तो क्या वो उम्मीद है कि लेकिन 8 से 10 जगह पर देखो सेकंड नंबर रहे, बहुत कम मात्रा से। अपने बानसूर में ही देख लो आप, कितने कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं रोहतास शर्मा जी। तो ऐसा नहीं है पहली बार कोई पार्टी आती है तो टाइम लगता है, और हम तो संघर्ष से ही पैदा हुए हैं। हमें कभी भी थाली में सजा के खाना नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिली। हमारे पिताजी ने भी संघर्ष किया, लोकदल से शुरुआत करी चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, देवीलाल जी के साथ, वीपी सिंह जी के साथ, शरद यादव, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिम्ये, ऐसे सब बड़े नेताओं के साथ संघर्ष करके ही अपने आप को स्थापित किया। हम भी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, कामयाब नहीं हुए, कभी तो होंगे। जनता संघर्ष को नकारती नहीं है। जनता को जो एक अफीम चटा दी गई है हर तरीके से, उस अफीम को धोने का काम हम करेंगे कि आपको सिर्फ हिंदुत्व के लिए, वोट लेने के लिए हिंदुत्व बनाया जा रहा है, हिंदू बना के रखा जा रहा है। आपने अगर कोई गलत सवाल पूछ लिया, सही सवाल पूछ लिया, अगले ही दिन, अब देख लो ना आप, बंगाल में और बिहार में SIR करके वोट काट दिए गए जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते थे। और अब सबसे बड़ी बात, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है इस पर कि जिन लोगों के वोट कटे बंगाल और बिहार में, उन लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए, उनके 5 किलो राशन बंद हो गया। सारी गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें थी, 500 रुपए बुढ़ापा पेंशन, सब पेंशन वगैरह, सारी वेलफेयर स्कीम्स बंद कर दी गई हैं उनकी, कि आपके तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये डराने का काम है। जिस दिन तक, जब तक आप बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ये बीजेपी को संतुष्टि है, जब तक तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है। और जिस दिन लगेगा कि अब आप भाजपा के खिलाफ वोट डालने वाले हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, आपके 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा, बुढ़ापा पेंशन बंद हो जाएगा। अखबार तो ये चीज छापता नहीं है, क्योंकि वो तो भाजपा के बेडरूम में गिरवी रखा है। जो देश का मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हो आप, चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जो दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद से चलते हैं, बड़े बड़े, जिनके मालिक भी अब अंबानी अडानी हो गए हैं, वो उनके जो मार्गदर्शन पर जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, वो तो आपको दिखाएंगे नहीं, और आप उन्हीं को देखने के आदी हो चुके हो। आज तक, जी न्यूज, फलाना ढिकाना, इन्हीं को देखने के आदी हो चुके हो। आप अपने लोकल चैनल देखो जो आपको सड़क की हकीकत दिखाते हैं, कटु सत्यता दिखाते हैं, उनसे आपको पता पड़ेगा कि दुनिया, देश में क्या हो रहा है। आप गाजियाबाद और नोएडा के चैनलों के पीछे चलोगे तो आपको सच्चाई रत्ती भर भी नहीं पता पड़ेगी। तो इससे आपका ये भी माना जाए कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे 2 साल बाद, तो अपने आप एक विधायक के तौर पे या इस तरह की प्रत्याशी के रूप में? मैं विधायक प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो चुनाव नहीं होगा, वो एक तरह से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होगी। जिस तरीके से लोकतंत्र का जगह जगह गला घोटा जा रहा है, कहीं वोट काट कर, कहीं वोट चुरा कर। बंगाल में सब कुछ सही था तो 40,000 ईवीएम क्यों जला दी गई? एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं जला, मात्र 40,000 ईवीएम जली, और वो भी 7वीं और 8वीं मंजिल पर। ना तो उसके नीचे आग लगी, ना उसके ऊपर आग लगी, सिर्फ 2 मंजिलों में आग लगी जहां 40,000 ईवीएम रखी थी, क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाली थी, केस मुकदमे हो गए थे, तो सारी चोरी पकड़ी जानी थी। अभी आपने प्रेस वार्ता में कहा था आप भाजपा ज्वाइन करने से पहले किसी और पार्टी में थे, आपने क्या सोच के भाजपा ज्वाइन की? अभी आप कहते हैं कि शायद तिजारा विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरे लेकर के वो जनता को ठगा गया। क्या आपके भी दिमाग में ही था कि शायद तिजारा के अंदर है वो सीट से मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए आपने भाजपा को जिताने का काम किया? क्योंकि टिकटार्थी बहुत थे, लेकिन दावेदारी की जिनको उम्मीद थी उनको नहीं मिल पाई,
और उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण इस्तीफा मिला? देखिए, ये तो हर समझदार आदमी समझ रहा था कि ये झूठा नारा है मुख्यमंत्री का, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। वरना इतनी सभाएं राजस्थान में करके गए बड़े बड़े नेता भाजपा के, किसी एक ने भी कहा क्या कि भाई बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मोदी भी आया, शाह भी आया, और आपके पूनिया जी ने भी करी, राठौड़ साहब ने भी करी, भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने, वसुंधरा जी ने, सबने सभाएं करी। कहीं पे कोई बहरोड में वसुंधरा जी आई थी, वसुंधरा जी ने इसको मंच पे बगल में बिठाने से मना कर दिया बालकनाथ को कि तुम तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, तुम तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो गए हो, मुझसे थोड़ा दूर बैठो यार, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं। ध्यान होगा आपको, बहरोड में एक कांड हुआ था, जसवंत के समर्थन में वसुंधरा जी आई थी, ये बगल में बैठने का प्रयास किया, वसुंधरा ने कहा आप मुख्यमंत्री हैं भाभी, आप दूर बैठिए। तो ये तो एक झूठा नारा था। और मेरा भाजपा ज्वाइन करने का जहां तक था, मेरे लोगों ने, जिनका कि फैसला अब गलत हो चुका है कि भाजपा में जाना एक तरह से आत्मघाती कदम था, इसमें जो मुझे नुकसान हुआ है ये अगले 3 साल में भरपाई होना बहुत मुश्किल है। मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने, मैं जिस गांव में जाता था, मेरे अपने गांव थे, सभी लोगों ने कहा कि भाजपा में जाओ। मैं उस समय भी वैचारिक रूप से भाजपा से सहमत नहीं था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती मजबूरी मुझे वहां भेजा, मैं गया, क्योंकि जब अपने लोगों की बात के लिए जिद करके बैठ जाओ तो वो भी नहीं है सही। मैंने इनके सामने इनकी जिद पूरी करी। अब मेरे लोगों के पास कोई बहाना नहीं है कि आप भाजपा में नहीं गए थे। भाजपा ने हमारे साथ क्या हासिल किया वो देख रहे हैं सब। पिताजी, एक सबसे बड़ा सवाल जनता का रहता है कि आप बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं। इससे पहले लालू की रही, शरद यादव को भी आपने ज्वाइन किया, बसपा को भी आपके पूर्वजों ने ज्वाइन किया था, फिर आपने भाजपा ज्वाइन की, अब आजाद समाज पार्टी। तो क्या विचार मिलते नहीं, विचारधारा नहीं मिलती, या फिर आपको सुना नहीं जाता, उसका हर बार इस्तीफा दे देते हो हर पार्टियों से? देखिए, हमने कोई पार्टी नहीं बदली आज तक। एक पार्टी बदली, भाजपा, मतलब भाजपा में आना ही दल बदल था, बाकी कोई पार्टी नहीं बदली हमने। उसका कारण यह है कि आप अगर थोड़ा गहराई से पीछे जाएंगे तो सबसे पहले लोकदल का गठन हुआ था, फिर जनता दल का गठन हुआ, कुछ दल मिलके, बाद में जनता दल स्प्लिट हुई, तो उसमें से जनता दल खत्म हुई, तो जनता दल के किसी एक हिस्से में ही तो जाऊंगा मैं। भाई लालू ने अपनी अलग जनता दल बनाई, मुलायम ने अपनी अलग जनता दल बनाई, शरद जी ने अपनी अलग जनता दल बनाई, उनमें से ही तो किसी एक में जाऊंगा, बीच में तो रहनी, जनता दल तो खत्म हो गई। तो मैंने दल नहीं बदला, पार्टी के टुकड़े हुए तो मैं किसी एक टुकड़े के साथ चला गया। बाद में आप कह रहे हो कि बसपा में गए, तो बसपा में जब था मैं तो स्टूडेंट था उस टाइम, तो मैं पढ़ रहा था, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही शुरू नहीं हुआ था। कब? नहीं, मैंने तो 8 में चुनाव लड़ा है पहला, ये 2003 की बात है, मम्मी जब बसपा से लड़ी थी। 8 में मैं जेडीयू से लड़ा था, तो मैं जनता दल के ही किसी ने। और अगर इसको मोटे तौर पे आज देश की जो परिस्थितियां हैं वैचारिक रूप से उसको देखा जाए तो सिर्फ 2 ही विचारधारा है देश में, एक भाजपा के पक्ष की और एक भाजपा के विपक्ष की, या यूं कहे एक समन्वयवादी जिसमें सबका साथ सबका विकास वाली बात जो मोदी कहता है वो तो खोखला नारा है, लेकिन उसमें सबका साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सब देश के नागरिक है, सबको बराबर संवैधानिक अधिकार है। एक तो इस बात को मानने वाले दल है, और एक ये कहने वाले कि नहीं, हिंदू के अलावा मुस्लिम सिख ईसाई बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे और सबके अधिकार काट देंगे। जब सिख आते हैं वहां से पंजाब से किसान आंदोलन करने तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, मुसलमानों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, ईसाइयों के जिस दिन दिवाली होती है या उस दिन क्रिश्चियन होता है तो उनके चर्चों में गिरजाघरों में घुस के वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। अगर ईद के दिन मुसलमान मंदिर में जाके नमाज पढ़ने लगेगा, ईसाई मंदिर में जाके अपनी चर्च पढ़ने लगेगा बाइबल, तो कैसा लगेगा मेरे को और आपको एक हिंदू होने के नाते? बताओ। तो उन ईसाइयों को कैसा लगा होगा जो उनके क्रिश्चियन, जो सबसे बड़ा धर्म होता है उनका, कौन सा वो चर्च में जो क्रिश्चियन ये मनाते हैं अपना क्रिसमस डे, उस क्रिसमस डे वाले दिन आपके हिंदू संगठन के लोग उनके चर्च में जबरदस्ती दादागिरी से घुस के, पुलिस के संरक्षण में घुस के और वहां पर अपनी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उनको कैसा लगा होगा? उनको महसूस हुआ होगा क्या कि वो इस देश के नागरिक हैं संवैधानिक रूप से, उनके संवैधानिक अधिकार बराबर है सबके? सिखों को जब, किसान ही तो थे वो पंजाब के,
उनको खालिस्तानी कह दिया गया। मतलब अपने हक की आवाज जो कोई मांगेगा उसके लिए एक देशद्रोही और देश गद्दार का टैग भाजपा के पास हमेशा तैयार रहता है। हाँ, आप बताइए। सतीश पूनिया जो भाजपा के एक वरिष्ठ और बहुत बड़े नेता है, आप उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। क्या तिजारा की इन शिकायतों को लेकर आपने कभी उनसे बात की हो, कभी ऐसी बात? देखिए, सतीश पूनिया जी अच्छे नेता हैं, किसान नेता हैं और हमारी उनसे नजदीकी है और रहेगी। पार्टी और दलगत चीजें आपसी संबंधों में कहीं भी व्यवधान पैदा नहीं करते हैं, अगर बड़ी सोच हो तो। लेकिन भाजपा की सोच हो तो समय नहीं दिया हो प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं, सतीश पूनिया जी कोई ऐसी सतीश पूनिया जी तक बातें पहुंचाई गई हैं, लेकिन सतीश पूनिया जी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं बचे थे अभी कुछ समय पहले तक। अब तो राज्यसभा चले गए हैं, तो हो सकता है मोदी जी और शाह जी से उनकी बात होगी तो वो अपनी बात भी रखेंगे। 2-4 बार उनसे बात हुई है, मैंने बताया एक साथ बर्बाद कर देगा सब कुछ करा धरा। और आपने एक बात पूछी थी मुझसे कि दावेदार इतने थे, टिकट एक को मिलना था, तो आपने भाजपा ज्वाइन करी थी, सब चीज थी। मेरा आपसे एक सवाल है पलट के कि जितने भी टिकट मांग रहे थे दावेदार चुनाव से पहले तिजारा विधानसभा में, बाबा बालकनाथ दावेदार था क्या? कहीं एक बैनर, एक पोस्टर, कहीं एक कोई स्टेटमेंट या तिजारा में किसी एक पंचायत स्तर पे जाके मीटिंग करना, ये कहना कि मैं तिजारा से चुनाव लूंगा, टिकट मांग रहा हूं, कहीं पर भी कोई ऐसा शो किया कि मैं तिजारा से टिकट मांग रहा हूं? ये विरोध है। आप बराबर में खड़े होके हमारा अपनी ताकत दिखाते हैं, हमारे साथ खड़े होके हमसे ज्यादा आदमी इकट्ठा करते, हमसे ज्यादा मजबूती से खड़े होकर टिकट मांगते, आपको टिकट दे देती पार्टी, या कम आदमी पे भी आपके पास आदमी कम रह जाते हमसे, फिर भी टिकट मांगते आप और पार्टी आपको देती। हम मानते यार चलो ठीक है कि भाई कम थे लोग, लेकिन पार्टी ने इसको उचित समझा, दे दिया टिकट। आपने तो जनता की भावनाओं को समझा ही नहीं। जनता किसके साथ थी? आपने तो पैराशूट से टिकट देके भेज दिया, ये मानते हुए कि तिजारा और अलवर लोकसभा की जनता भाजपा की गुलाम हो चुकी है। हम जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा और उसी को चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, बोलिए सब। धन्यवाद।